या जो भी रात में निकलता है उन्हें डायने अपने वश में करके उनका खून पीकर खुद को अमर करती है। माना जाता है कि यह डायनों का इलाका है। यहाँ पर इंसानों का कदम रखना भी मुमकिन नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ डेस मिस्ट्री के एक नई रहस्यमय कहानी में। मेरा नाम सिद्धार्थ राजपूत है, हर्षित राजपूत के साथ। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। अगर आप कभी इस गांव में गए और आपसे किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी भी चूक होती है तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगी। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ के किसी पेड़ में कील डालकर देख लीजिए, मौत से आपका सामना जरूर हो जाएगा। इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ पहले एक डायन रहा करती थी जिसने गांव की लड़कियों की आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। आज वही लड़कियों की आत्माएं इस डायन के साथ मिलकर इंसानों का खून पीती है और खुद को अमर रखती है। यह गांव का वही इलाका है जहां पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध है। न जाने कब और कहां से डायन उन पर हमला कर दे और उन्हें मार डाले। अभी तक यहाँ पर कुल 42 मामले आ चुके हैं जिनमें पुरुष लापता हो गए थे। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि उन इंसानों को उन डायनों ने मार डाला है तो उनका खून पीकर खुद को अमर करती है। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध है। कहा जाता है कि पेड़ों पर डायनों का घर है। एक बार उस गांव के व्यक्ति के द्वारा एक पेड़ काटने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से यह कहा जाता है कि पेड़ों पर डायनों का बसेरा है और जो कोई भी उनके पेट को काटता है डायने उन्हें मार डालती है। यहाँ पर एक और रहस्य की बात यह है कि यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली में एक काली कोठरी है। जो कोई भी उस काली कोठरी में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। न जाने ये कौन सा रहस्य छुपा है इस कोठरी के पीछे। ये दिखने वाले खंडर न जाने कौन से राज अपने सीने में दफन करके रखा है। आज तक इस बात का पता किसी को नहीं चला है। यह भी एक रहस्य बना हुआ है कि उस कोठरी में आखिर ऐसा क्या है जो इंसानों की जान ले रहा है। डायनों को वश में करने के लिए बाहर से तांत्रिकों को भी बुलाया गया पर वो भी इस काम में नाकाम रहे। लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की भी जान चली गई। अब तांत्रिक उन डायनों को अपने वश में करने से घबराते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता है। लोग अपने घरों में ही रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने अनुभव किया कि जब वो रास्ते पर चल रहे होते हैं तब उन्हें पीछे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, पर जब वे पीछे मुड़ते हैं तब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। न जाने ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती है। ये रहस्य बना हुआ है। क्या सच में उस गाँव में डायने रहती है या सिर्फ ये अंधविश्वास है? लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। यह एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़े रहें रेड रोड स्टूडियो। Red Road Studio.
रहस्य से भरी हुई है, जिनका न तो कोई आम इंसान पता लगा सका है और ना किसी वैज्ञानिक ने इसके रहस्य से पर्दा हटाया। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, मैं हर्षित राजपूत रेट्रो स्टूडियो पर हर मंगलवार आपके लिए लेके आते हैं एक अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको ऐसी एक विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है जहां उसे पहुंचना था। जी हाँ, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि एक विमान एक जगह से उड़ान भरता है और अचानक आसमान में गायब हो जाता है, और ठीक 35 साल बाद उसी एयरपोर्ट पर जहां उसे जाना होता है वापस पहुंच जाता है। तो आखिर क्या हुआ होगा ऐसा? आखिर 35 साल वो विमान कहाँ था? कैसे ये विमान सही जगह पर पहुंचा? और कौन इस विमान को उड़ा रहा था? और क्या हुआ जब वो विमान उस एयरपोर्ट पर पहुंचा? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के अंकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलिर्गो एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान में ATC का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू मेंबर के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा, तब विमान अंटार्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों में इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट में पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 12 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, 1 साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलिर्गो एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड कराने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड करा गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइन का ये विमान था, ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी को विमान के अंदर पहुंचे तो अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि विमान की सीट पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखा। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखा गया, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर।
जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर को वो कहानी खर्ची और ख्याति पाने के लिए की थी। दोस्तों, विज्ञान ने आज भी बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका विज्ञान आज तक जवाब ढूंढ रहा है और ना ही उसका जवाब दे पाया है। पूरी दुनिया ये जानकर अचरज में है कि विमान कैसे पहुंचा उस एयरपोर्ट पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसी ही कहानी आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस कहानी के बारे में पता चले। अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि आप भी रेड ग्रुप की फैमिली के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस्लामी दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया, जिसे आज हम द ओटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। ये वो सल्तनत है जिसने सबसे ज़्यादा इस दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मजबूत सल्तनत, इतने लंबे समय तक चलने वाली सल्तनत अचानक से कैसे ख़त्म हो गई, और इस सल्तनत ने किस तरह से अपनी बुलंदियों को छुआ था और इतनी ज़्यादा सुपर पावर बन गई थी। लिहाजा आप तमाम लोगों की ख्वाहिशों पर हमने द ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक एक करके सभी सुल्तानों की हिस्ट्री बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अर्तुगरुल गाजी के बेटे और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुल्तान यानी उस्मान गाजी की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर आने वाले हजरात हिस्ट्री की इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। 13वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी, और फिर अल्लाह ताला ने इसे ऐसे ऐसे सुल्तान दिए जिन्होंने न सिर्फ अपने बाप दादाओं की सल्तनत को बचा कर रखा, बल्कि दिन ब दिन उसे बढ़ाते चले गए। दोस्तों, बात करें उस्मानिया सल्तनत के बारे में, तो इनके बाप दादा कुर्दिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन मंगोलों के दौर में जब मंगोलों ने इन पर चढ़ाई कर दी थी और इनके इलाके में जाकर खूब डाका दली करने लगे, तो ये लोग वहाँ से मुंतकिल होकर अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में अनातोलिया में हिजरत कर गए। अनातोलिया पहुंचकर इन लोगों ने वहीं पर अपना डेरा डाल लिया। और दोस्तों, जिस वक्त उस्मानियों के बाप दादा ने अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में अनातोलिया की तरफ हिजरत की, उस वक्त ये कबीला यानी जिसे काई कबीले के नाम से जाना जाता था, उस वक्त अनातोलिया में तुर्की नस्ल के लोगों की सल्तनत थी। इस सल्तनत को सल्जूक सल्तनत के नाम से जाना जाता था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम अलाउद्दीन था। ये सल्तनत अपनी तरक्की का दौर गुजार कर बर्बादी के दौर पर गमजन हो चुकी थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सल्जूक सल्तनत ने मुसलमानों को
अलप अरसलान जैसे हुक्मरान दिए थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 की फौज की मदद से 1 लाख की फौज जो रोमियों की फौज थी उसे शिकस्त देकर अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन अब ये सल्तनत पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी और इस सल्तनत को जहाँ एक तरफ मंगोलों का डर था, वहीं दूसरी तरफ रोमियों के बचाव के लिए जस्तजू कर रही थी। और दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी अपने छोटे से कबीले के साथ अनातोलिया पहुँचे तो अनातोलिया के रास्ते में ही इन दो फौजों में जंगें हो रही थी। इस जंग को जब अर्तुगरुल गाजी ने देखा तो उन दो फौजों में से एक फौज जहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर और तादाद थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी फौज बहुत ज़्यादा कमज़ोर और तादाद में बहुत ज़्यादा कम थी। लिहाजा वजह ये थी कि अर्तुगरुल गाजी बहुत ही बहादुर और रहमदिली इंसान थे और इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी ने उस कमज़ोर और कम तादाद वाली फ़ौज का साथ दिया था। जिस फ़ौज का साथ अर्तुगरुल गाजी ने दिया था वो फ़ौज सुल्जूक सल्तनत की फ़ौज थी, लेकिन इस बात का ज़रा बराबर भी इल्म ना था। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी ने जब अपने चंद सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ाई की तो वो फौज खुद को बचाने के लिए वहां से भाग गई। उस फौज ने सोचा कि शायद सल्जूक को कहीं से मदद मिल गई है। लिहाजा सल्जूक सल्तनत की वो छोटी सी फौज जो अपने आप को हारा हुआ मान चुकी थी, अर्तुगरुल गाजी की वजह से फतेहाब हो गई। सुल्तान अलाउद्दीन को इस बात की खबर मिली तो सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से खुश होकर अर्तुगरुल गाजी और उनके काई कबीले को सल्जूक सल्तनत की सरहदों पर एक जागीर अता कर दी। लिहाजा वहीं पर काई कबीला आबाद हो गया और इस तरह से सल्जूक सल्तनत के सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन को भी एक वफादार और ताकतवर दोस्त मिल गया था। दोस्तों, उस दौर में सल्जूक सल्तनत के कमज़ोर होने के कारण उसके बहुत से अमीरों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने कभी भी सल्जूक सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की नहीं सोची। वो हमेशा सल्जूक सल्तनत यानी सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार बनकर रहे, क्योंकि वफादारी उनके खून में थी। सन 1258 ये वो साल है कि जिसको इस्लामी तारीख में एक काले साल के रूप में याद किया जाता है। इसी साल में बगदाद, जो उस दौर का सबसे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता था, उस पर मंगोलों के राजा यानी हलाकू खान ने हमला किया था। यह हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले में पूरे बगदाद को तबाह कर दिया गया। मुसलमानों के बच्चों व औरतों को गुलाम बना लिया गया और उनके मर्दों को कत्ल करके उनके गर्दनों के मीनार खड़े कर दिए गए। ऐसे कत्लेआम और लूटमार के बाद हर इंसान यही सोचा करता था कि मुसलमान दोबारा कभी भी अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन तकदीर इन सोचने वालों पर हंस रही थी, क्योंकि इसी साल सन 1258 में काई कबीले के सरदार यानी अर्तुगरुल गाजी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिस बच्चे का नाम उस्मान गाजी रखा गया। मुस्तकबिल में इस लड़के के एक ऐसी कुव्वत वजूद में आनी थी जिस ताकत का मुकाबला करना यूरोप, एशिया या दुनिया की किसी भी फौज के लिए मुमकिन नहीं था। और दोस्तों, उस्मान गाजी भी होशियारी और बहादुरी और अक्लमंदी में अपने वालिद से जरा से भी कम नहीं थे। वो भी बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह वफादार और बहादुर थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सल्जूक सल्तनत के वफादार रहे। जवानी के दिनों में उस्मान गाजी एक बुजुर्ग के पास इल्म सीखने जाया करते थे। उस बुजुर्ग की बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी। उस शहजादी का नाम माला खातून था। उस्मान गाजी ने जब उस माला खातून को देखा तो वो उन पर फिदा हो गए और उन्होंने उस बुजुर्ग के सामने माला खातून से निकाह करने की पेशकश जाहिर की। लेकिन वजह ये थी, उस्मान गाजी बहुत ही अमीर घराने के थे, वहीं दूसरी तरफ वो बुजुर्ग बहुत ही गरीब और दरवेश थे। लिहाजा इन हालातों को देखते हुए उस बुजुर्ग ने उस्मान गाजी से निकाह के लिए इनकार कर दिया। उस्मान गाजी की निकाह की पेशकश को ठुकराने के बाद भी उस बुजुर्ग की लड़की की खूबसूरती और इल्मी शिफ़ात को देखते हुए बहुत से ऐसे लोगों ने निकाह की पेशकश की जो उस्मान गाजी से कई ज़्यादा अमीर और रुतबे में बुलंद थे, लेकिन उस बुजुर्ग ने उन सब की निकाह की पेशकश को ठुकरा दिया। एक बार की बात है, उस्मान गाजी सो रहे थे और उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके बुजुर्ग उस्ताद के सीने से एक चांद निकला और वो चांद सीधा आते आते उस्मान गाजी यानी उनके खुद के सीने में दाखिल हो गया और उसके पहलू से एक पेड़ नामोदार हुआ
जो पेड़ बढ़ता ही चला गया और वो पेड़ बढ़ते बढ़ते उनकी शाखें आसमानों पे जा लगी। उस दरख्त की जड़ से दुनिया की 4 बड़े दरिया तजला, फरान, नील और डेन्यू जैसे बह रहे थे और 4 बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे तुल, कोहे बलकान, कोहे अतलास इलाकों को संभाले हुए थे। और फिर अचानक से एकदम तेज हवा चलने लगी और उस दरख्त के पत्ते उड़ते उड़ते अजीमो शान शहर की जानिब चले, जो शहर 2 बड़े आजमों और समंदर पर बाकी था और एक अंगूठी की तरह दिखता था। उस्मान गाजी उस अंगूठी को पहनने ही वाले थे, अचानक से उसकी आंखें खुली और फिर उस्मान गाजी ने अपना ख्वाब अपने बुजुर्ग उस्ताद को सुनाया, जिसके पास वो रोज़ इल्म सीखने जाया करते थे। उस्मान गाजी के इस ख्वाब को सुनकर वो बड़ी सिफत बुजुर्ग उस्ताद फ़ौरन समझ गए थे और उन्होंने अल्लाह ताला की हिकमत को समझते हुए अपने बेटे का रिश्ता हज़रत उस्मान गाजी से कर दिया। और उस वक्त तक उस्मान गाजी सिवाय सल्जूक सल्तनत के जागीरदार के सिवा कुछ नहीं थे कि वो सल्जूक सल्तनत के एक वफादार जागीरदार थे। लेकिन फिर मंगोलों ने अचानक से सन 1299 में एक बड़ा हमला करके सल्जूक सल्तनत को पूरी तौर पर ख़त्म कर दिया और सल्जूक सल्तनत के आखिरी सुल्तान अलाउद्दीन भी मारे गए। सुल्तान अलाउद्दीन के कत्ल हो जाने के बाद उस्मान गाजी अब बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे। अब वो पूरे तौर पर आज़ाद थे कि वो अपनी खुद की सल्तनत कायम कर सके। अपने कुछ एहतदामी दिनों में उस्मान गाजी ने जंगो जदल करने के बजाय रहमदिली और इंसाफ पसंदीदा से काम लिया। यही वजह रही कि वो अब गैर मुस्लिम और मुस्लिम हर तरह के लोगों में बड़े ही अदब और एहतराम से पहचाने जाने लगे। लेकिन उस्मान गाजी की इस नरमी को दूसरे तुर्क सरदारों ने उस्मान गाजी की कमज़ोरी समझा। लेकिन ये उन सरदारों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन सरदारों ने सलेबियों से गठजोड़ करके उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला बोल दिया। लेकिन उस्मान गाजी ने एक के बाद एक तमाम सरदारों को शिकस्त देना शुरू कर दिया और एक के बाद एक अजीम किले फतह करना शुरू कर दिया। उस्मान गाजी की तरक्की को देखते हुए सलेबियों को खतरा होने लगा, तो उन्होंने मंगोलों के साथ गठजोड़ करके मंगोलों को उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला करने के लिए राजी किया। जब मंगोलों ने उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला करने की तैयारी की तो उस्मान गाजी ने भी अपने बेटे उरहान गाजी, जिसे मुस्तकबिल का बादशाह बनना था, उनको उनके खिलाफ जंग में भेज दिया। उरहान गाजी ने भी अपने बाप उस्मान गाजी के भरोसे को कायम रखते हुए इतनी होशियारी और बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला किया और इतनी खतरनाक शिकस्त दी कि वो अब दोबारा ज़िंदगी में उस्मानियों की तरफ नहीं भटके। रोमी सल्तनत यानी सलेबियों के बहुत सारे इलाकों को फतह करने के बाद उस्मान गाजी ने बरूशा शहर का भी मुहाशरा कर लिया और ये मुहाशरा 10 साल तक लगातार जारी रहा। ये मुहाशरा इतना लंबा हो गया कि आखिरकार उस्मान गाजी की मौत का वक्त करीब आ गया था। उस्मान गाजी जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे उरहान गाजी को अपने पास बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर। उस्मान गाजी ने अपने बेटे उरहान गाजी से कहा कि तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे बाप को बरूशा शहर में दफनाया जाए। लिहाजा एक बेटे के इम्तिहान की घड़ी थी। उधर बाप की मौत का वक्त करीब आ रहा था और इधर एक ऐसा मजबूत शहर जिसे 10 साल में भी फतह नहीं किया जा सका, उसमें ही अपने बाप की मर्यत को दफनाना था। लिहाजा उरहान गाजी ने बड़े ही होशियारी और बहादुरी के साथ एक आखिरी हमला किया और ये हमला इतना खतरनाक था कि रोमी सल्तनत जरा बराबर भी उस्मानियों के सामने नहीं टिक सकी। वो मजबूत शहर जिसे उस्मान गाजी 10 सालों में भी फतह नहीं कर पाए, उनके बेटे उरहान गाजी ने चंद दिनों में फतह कर लिया। स्वागत है आपका हमारी सीरीज डीएस मिस्ट्री रेड रोज स्टूडियो पर प्रत्येक मंगलवार 6 बजे ये सीरीज आएगी। तो चलिए इसी सीरीज की एक कड़ी की अगली पहली को शुरू करते हैं। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ की कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। तो हम आए हैं ऐसी कहानी लेकर। तो आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट ऑफ डेथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। फॉरेस्ट ऑफ डेथ यानी मौत का जंगल।
इसकी स्थिति टॉ हिल्स कुर्शांग वेस्ट बंगाल में स्थित है। यह जगह टॉप मोस्ट 100 प्लेस में शुमार है, यानी यह जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। तो चलिए जानते हैं इस जंगल के बारे में। इस शानदार हिल स्टेशन से कई रहस्य की कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुर्शांग के आसपास कई खूबसूरत पहाड़ी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है टॉ हिल्स। टॉ हिल्स प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में काफी ज्यादा उन्नत माना जाता है, लेकिन अपनी कुदरती सुंदरता के अलावा यह पहाड़ी अपने डरावने अनुभवों के लिए काफी प्रचलित है। शायद बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि यहाँ कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ असामान्य नेगेटिव एनर्जी और डरावने एहसास का सामना किया है। दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर दूर कुर्शांग हमेशा ही डरावने अनुभवों का एक पहेली के रूप में देखी जाती है। भारत का सबसे प्रेतवादी डरावना हिल स्टेशन टॉ हिल्स यह पहाड़ी क्षेत्र अपनी डरावने अनुभवों के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में काफी प्रचलित है। इस पहाड़ी से कई डरावने किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत को इस पहाड़ी के अन्य पहलुओं के बारे में नहीं। अपने ऑर्किड और चाय के बगानों और पहाड़ी सुंदरता के अलावा कुर्शांग मौत की सड़क, सरकटी भूत और प्रेतवादी स्कूल और बहुत सी ऐसी भूत प्रेरित कहानियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए उन्हीं में से कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। मौत की सड़क, रोड ऑफ डेथ। यह एक पहाड़ी सड़क है जिसे मौत की सड़क का नाम दिया गया है। यह सड़क टॉ हिल्स और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच बताई जाती है। सर, गांव के लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में आते हैं, जहां से यह सड़क होकर गुजरती है। स्थानीय जानकारों का मानना है कि यहाँ उन्होंने किसी सरकटे लड़के का भूत के भागते हुए देखा। इस सरकटे भूत का नाम कई डरावने स्थानीय किस्सों से जुड़ चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह सरकटा भूत अचानक किसी का भी पीछा करने लगता है। लोगों ने कई डरावनी रातों का जिक्र भी कर अपनी आप बीती में किया। लोगों ने यहाँ तक बताया कि वो बुरी शक्तियाँ अपनी लाल आंखों से लोगों को घूरती है। इसके अलावा लोगों ने किसी और की आत्माओं के होने का भी जिक्र किया। वो महिला शाम के बाद इसी वीरान सड़कों में या जंगलों में दिखाई देती है। जंगल की बुरी हवा, टॉ हिल्स के जंगल वाकई काफी डरावना एहसास कराते हैं। लोगों का मानना है कि इस जंगलों की हवा शैतानी है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के कुछ हिस्से श्रापित है। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जानकारों का मानना है कि कई बार इंसान अपने मानसिक संतुलन को खोकर स्वयं को ही मारने का प्रयास करने लगता है। इसीलिए अक्सर पर्यटकों को स्थानीय लोगों को घने जंगल में अंदर जाने के लिए मना करते हैं। टॉ हिल्स का भूताया स्कूल। टॉ हिल्स के जंगलों के बीच स्थित 100 साल पुराना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल पहाड़ी के चुनिंदा प्रेतवादी जंगलों में से गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि इस स्थान के आसपास कई अप्राकृतिक मौतें हुई हैं, जिसकी बुरी शक्तियों का प्रभाव स्कूल पर भी है। सर्दियों के दिनों में यह स्कूल बंद रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है इस स्कूल में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और उससे ज़्यादा आती है। जब यह स्कूल बंद रहता है तो दिसंबर से मार्च महीने तक स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल बना रहता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड्रो स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएं। और ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कोविड-19 के स्प्रेड के कारण अभी हम सभी जगह जाकर दिखाने में असमर्थ हैं। जैसे ही स्थितियाँ अनुकूल होती हैं उस जगह जाकर हमारी टीम द्वारा दिखाया जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।
बता चुके हैं शूटिंग। एक्स्ट्रा ये हमारे सिंगर मेडली ये सिंगर ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, इसके बाल उड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत ये है। ये देखिए इसके पीछे की मेहनत ये है। मिलते हैं अगले सीन के बाद, तब तक के लिए बाय। उत्तरी भारत में गंगा यमुना नदी के दोआब में स्थित सिनोनी गांव, जो कि दिल्ली से महज 67 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा है। इस गांव के आसपास पुरातत्व विभाग के द्वारा कई ऐतिहासिक गांवों में उत्खनन जारी है। हम आपका स्वागत करते हैं डीएस मिस्ट्री सीरीज की एक नई रहस्यमय सीरीज सिनोली में। मैं सिद्धार्थ राजपूत हर्षित राजपूत के साथ। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित सिनोनी गांव में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरत में डाल दिया है। आखिर ऐसा क्या मिल गया इस गांव में,
यह बात है सन 2005 की, जब इस गांव के किसानों को खेत में कार्य करते समय प्राचीन बर्तन मिले। देखते ही देखते ये खबर मीडिया में फैल गई और पुरातत्व विभाग के डॉक्टर DV शर्मा की निगरानी में यह उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। महज 2 साल चले इस उत्खनन के कार्य में 100 से अधिक कंकाल मिले, जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष के कंकाल शामिल है। यह कंकाल उत्तर पश्चिम की ओर सर, दक्षिण पूर्व की ओर पैर कर दफनाए गए थे। आखिर इन कंकालों को इस पोजीशन में क्यों दफनाया गया था, इस रहस्य का कोई खुलासा नहीं हुआ है। जहां पर पुरुषों के कंकाल पूर्ण रूप में मिले हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के कंकाल विशेष रूप में अपूर्ण मिले हैं। महिलाओं के सभी कंकालों में यह देखा गया है कि उन्हें पैरों के नीचे एंकल से काटकर दफनाया गया है। आखिर उन्हें ऐसे क्यों दफनाया गया? शायद उनकी यह कोई प्रथा होगी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। इन सभी कंकालों के साथ मिट्टी और तांबे के बर्तन, कठोर सोने के कंगन, तांबे की चूड़ियाँ और मनके आदि प्राप्त हुए और साथ ही भारी मात्रा में तांबे से बने हुए उन्नत किस्म के हथियार प्राप्त हुए हैं। यह अनुमान लगाया गया कि यह कोई मामूली सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक योद्धा सभ्यता थी, जिसमें महिलाओं के बैरियल में भारी मात्रा में हथियार मिले, जिससे यह माना गया कि 4000 साल पहले महिलाएं भी पुरुषों के समान योद्धा रही होगी। इनके हथियारों में तांबे से बनी 2 नोक वाली तलवार, जिसे एंटीना स्वार्ड भी कहते हैं, और साथ ही में तीर धनुष, तांबे से बना मुकुट, लकड़ी और तांबे से बना कवच भी मिला है। तो आखिर ये लोग कौन थे? इस बात को लेकर इतिहासकारों के बीच में बहस छिड़ी हुई थी, पर तभी पुरातत्व विभाग ने इस स्थल को अत्यंत स्थल घोषित करके इसके उत्खनन के कार्य को बंद कर दिया। लेकिन इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिनोली गांव में उस स्थल से 100 मीटर दूर फिर से प्राचीन वस्तुएं मिलने लगी, जिसके बाद 2018 में पुरातत्व विभाग को इसके उत्खनन का कार्य पुनः प्रारंभ करना पड़ा और इस बार खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आखिर क्या था वो जो भारत का इतिहास बदलने वाला था? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए रेड रोज स्टूडियो पर। अगर आप इस सीरीज का अगला एपिसोड सबसे पहला देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रेड रोज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए और हमारे हौसले को भी। नमस्कार दोस्तों, तो हम लेके आए हैं आपके लिए DS मिस्ट्री चैनल पर भारत के सबसे खौफनाक और रहस्यमय स्थानों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे भानगढ़ के दुर्ग के बारे में। तो चलिए चलते हैं दुनिया के सबसे खौफनाक स्थानों में से एक भानगढ़ के किले में। राजस्थान के जयपुर में करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा ही कौतूहल का विषय बना रहा। जैसा कि आपको हर्षित भाई ने बताया कि यह किला कितना रहस्यमय और खौफनाक है। चलिए, इस सफर में मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ राजपूत। चलिए हम इस किले की कहानी पर चलते हैं। इस किले से कुछ किलोमीटर दूर सिरस्का नेशनल पार्क भी है, जिसमें टाइगर रिजर्व है।
इस किले में कुछ प्राचीन मंदिर है जिनका इतिहास बहुत पुराना बताया जाता है। इन मंदिरों की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है उससे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किला कितना भव्य और खूबसूरत रहा होगा। खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल यह किला भारत सरकार की देखरेख में है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को एक सख्त हिदायत दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति या पर्यटक सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुके। तो दोस्तों, आप सब इस किले का इतिहास जरूर जानना चाहोगे, तो चलिए हम जानते हैं इस किले का इतिहास। यह किला 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भंगरदास ने इस किले का निर्माण करवाया था। यह किला बसावट के 300 सालों तक आबाद रहा था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई सिंह के छोटे भाई माधवदास ने इस किले को अपना निवास स्थान बना लिया था। तो दोस्तों, क्या वजह थी जिसके कारण यह किला इतना रहस्यमय और खौफनाक था? इस किले के रहस्य को जानने के लिए हमें इसकी कहानी जानना जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी कहानी पर। तो दोस्तों, कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दराज के इलाकों तक फैले हुए थे। कई राज्यों से उनको विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे थे। उसी दौरान राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली और एक इत्र की दुकान पर जा रुकी। राजकुमारी एक इत्र को लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। तभी उसी वक्त सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति राजकुमारी के रूप को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू में महारथित था। वह तांत्रिक राजकुमारी के रूप को देखकर मोहित हो गया और उससे प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के सोचने लगा। लेकिन राजकुमारी ने उसे कभी पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी को इत्र भेजा जाता था, सिंधिया उसी दुकान पर जाकर जो इत्र की बोतल राजकुमारी को भेजी जाने वाली थी उस पर काला जादू कर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। तब जब यह सच्चाई राजकुमारी को पता चली तब उन्होंने वह शीशी पत्थर पर फेंक दी और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण वह पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचलकर मार डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी और यह किला भूतों प्रेतों से आगाज रहेगा। आज भी 21वीं सदी में लोग इस बात को मानते हैं कि भानगढ़ के किले पर भूतों प्रेतों का साया है। तो कैसा लगा आपको भानगढ़ के किले के बारे में जानकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड रोज स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ हर्षित राजपुरोहित और आपके दोस्त सुरजीत के साथ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई सौ खोपड़ियाँ देखी जा सकती है। रूपकुंड को रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यह झील 2 मीटर गहरी है और हर साल यहाँ कई ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। स्थानीय लोग इसे देवी का प्रकोप भी मानते हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि चम्बी झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए। इस झील में आपको सिर्फ कंकाल ही कंकाल देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे पहले नर कंकालों की खोज 1942 में रेंजर एच माधवल ने की थी। स्थानीय लोग इस झील में नर कंकाल के मिलने की वजह नंदा देवी का प्रकोप मानते हैं और तो और वे इस झील की पूजा भी करते हैं। यहाँ नर कंकाल हर उम्र और आकार के हैं। कुछ नर कंकाल की लंबाई 10 फीट से भी ज़्यादा है। इस झील में पानी में सैकड़ों कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 900 साल पहले यहाँ इतनी ओलावृष्टि हुई कि यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। कंकालों की डीएनए जांच से यह साबित हुआ कि ये हड्डियाँ लगभग 900 साल पहले की हैं। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों कंकाल झील में पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इतने सारे नर कंकाल यहाँ होने की वजह से ही झील का नाम कंकाल झील रखा गया है। स्थानीय लोगों के माने तो एक बार एक राजा जिसका नाम धावल था नंदा देवी के तीर्थ यात्रा पर निकला। राजा को संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने का मना किया जैसा कि तय था। इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह में देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को सभी के साथ खत्म कर दिया गया। मिले अवशेषों से कुछ चूड़ियाँ और अन्य गहने भी मिले, जिससे पता चलता है कि इस समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। ये थी कंकाल झील की कहानी। अभी तक किसी को भी नहीं पता कि इतने कंकाल कहाँ से आए। बहुत सारी किंवदंतियाँ इस पर बनी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई इस मौत की झील को नहीं पहचान पाया है। कई वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य की जानने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इसके बारे में बहुत सारे तथ्य भी दिए जाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ उनकी संतुष्टि के लिए ही सही है। हकीकत में आज भी इस झील में इतने दोस्तों, क्या आप जानते हो एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे वैज्ञानिक भी छूने से डरते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जिस मंदिर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मंदिर बहुत भव्य और विशाल बना है। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूना या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। आप सबको यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि इस भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में किया गया है, और वो भी बिना किसी इंसानी हाथों के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके आसपास जो भी मंदिर है वो अब तक ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन इस मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। यह मंदिर आज भी सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीएस मिस्ट्री सीरीज में। मेरा नाम सिद्धार्थ राजपूत है, हर्षित राजपुरोहित के साथ। हम आपसे हर मंगलवार शाम 6 बजे रेड रोज स्टूडियो पर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारी कहानी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और विचित्र ककनमठ मंदिर के विचित्र रहस्यों के बारे में, जिसे छूने से एएसआई और वैज्ञानिकों की टीम भी डरती है। भले ही दुनिया के अजूबों में कनकमठ मंदिर को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस रहस्यमय मंदिर की खास बात यह है कि जो भी इस मंदिर के बारे में जानता है वो यहाँ जरूर आना चाहता है। बड़े बड़े आंधी तूफान आए, लेकिन इस रहस्यमय मंदिर को हिला तक नहीं पाए। हाँ, लेकिन इसके आसपास बने मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन इस मंदिर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इससे भी खास बात यह है कि जिस पत्थरों से यह मंदिर बना है वो यहाँ आसपास नहीं मिलते। आपको ये सुन के और भी आश्चर्य होगा कि कनकमठ मंदिर में किसी भी प्रकार की सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक पंक्तिबद्ध रखे हुए हैं। मंदिर का संतुलन पत्थरों पर इस प्रकार बना हुआ है कि बड़ा से बड़ा तूफान आंधी भी से हिला नहीं पाई। इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित है। 120 फीट मंदिर की ऊपरी हिस्सा और एक गर्भगृह सैकड़ों साल बाद भी आज भी सुरक्षित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे आसपास के और मंदिर टूट गए हैं, पर यह मंदिर आज भी सुरक्षित है। कहा जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इसकी रक्षा करती है।
बताया जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़ने के लिए इस पर गोले दागे, लेकिन इस मंदिर का कुछ नहीं हुआ। मंदिर की सीढ़ियों के पास भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हो कि इसका इतिहास क्या रहा होगा। मंदिर का नाम रानी कनकवती के नाम पर रखा गया है, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा लिखे शिलालेख में यह बात स्पष्ट तौर पर नहीं लिखी है कि इसका निर्माण रानी कनकवती द्वारा ही कराया गया था। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं उसमें यह बताया जाता है कि दूर से खाली मैदान में पत्थर लाकर भूतों ने एक रात में इसका निर्माण किया। स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर बनते बनते सुबह होने के पहले ही कोई जाग गया। उसके बाद आटे की चक्कियाँ चलाने के लिए उसने लकड़ियाँ ठोकी, जिसकी आवाज़ सुनकर मंदिर का निर्माण अधूरा छोड़कर ही भूत प्रेत यहाँ से चले गए। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के साथ भूत प्रेतों का सांप भी चल रहा है। इस मंदिर के स्थानीय लोगों से खतरा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस दिन नाई जाति के 9 लड़के दूल्हा बनकर इस मंदिर के सामने से गुजरेंगे, उस दिन यह मंदिर नष्ट हो जाएगा। और संयोग की बात तो यह है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों, इसमें पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इसलिए इसके संरक्षण कार्य से भी सर्वेक्षण विभाग के लोगों ने दूरी बना रखी है। हालांकि इस मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं है और सर्वेक्षण विभाग के कुछ गार्ड भी हैं, लेकिन रात में वो भी पास के गांव में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ रात को कोई नहीं रुकता और वो भी इसी मंदिर के हर चीज़ को छूने से डरते हैं? क्या सचमुच इस मंदिर को भूतों ने बनाया या इसके पीछे की कोई और कहानी है? ऐसी क्या वजह है जिसके कारण आज भी यह मंदिर सीना तान के खड़ा है, हालांकि इसके पास के कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं? दोस्तों, चलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो ये था तुम्हारा सपना। इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पूर्णिमा की रात कभी नहीं जाना चाहिए। वो जगह है पुणे का 300 साल पुराना शनिवारवाड़ा किला। लोगों की माने तो दुनिया की सबसे खतरनाक किलों में से शनिवारवाड़ा को गिना जाता है। ये 13 मंजिला किला 1730 में खुद मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। अपने पहले ही साल में बाजीराव को अपनी पत्नी काशीबाई और बेटे नाना साहब से धोखा मिला और वो अपनी प्रेमिका मस्तानी से भी जुदा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें गहरा सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। शनिवारवाड़ा ने सिंहासन की लड़ाई में सब कुछ खो दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस किले को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है?
तो दोस्तों स्वागत है आपका रेड्रो स्टूडियो की डीएस मिस्ट्री शो में। हम लाते हैं आपके लिए समय कहानियाँ हर मंगलवार शाम 6 बजे महर्षि राजपुरोहित सिद्धार्थ राजपूत के साथ। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को देख सकें। 1828 में एक भयानक आग की वजह से ये किला जल के राख हो गया। आज तक किसी को भी नहीं पता कि वो आग कैसे लगी। लोग कहते हैं कि ये जगह शापित है और यहाँ बाजीराव के पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है। नारायण राव के आखिरी शब्द आज भी इस महल में गूंजते हैं। यह भयानक है कि यहाँ रात को आज तक कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। पेशवा बाजीराव के बेटे की 3 संतानें थीं, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। नाना साहब की मौत के बाद विश्वास राव को पेशवा बनाया गया, जिससे नाना साहब का छोटा भाई रघुनाथ राव उर्फ रघुभा चिढ़ गए। विश्वास राव पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारा गया और उसके छोटे भाई माधव दास ने अपने आप को जिम्मेदार माना, तोड़ दिया। नारायण राव जो अभी सिर्फ 17 साल के थे, रघुबा की चिढ़ नफरत में तब बदल गई जब उन्हें पेशवा घोषित किया गया। वे अब किसी भी कीमत पर सिंहासन हासिल करना चाहते थे। नारायण राव को इस नफरत का अंदाज़ा लग चुका था और उन्होंने अपने चाचा को घर में नज़रबंद कर दिया और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने इसका बदला लेना चाहा और उनकी काकी आनंदीबाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज़ हुई। नज़रबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीलाई गार्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था नारायण राव लाधारा, जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद करो। यह पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उन्होंने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण राव लाधारा को नारायण राव ला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मारो। यह पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवार किले पर हमला किया और जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कसे पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका कक्ष की ओर कहते हुए भागे, काका माला बचावा, अर्थात चाचा मुझे बताओ। किंतु उनके अपने काका तक पहुंचने के पहले ही गर्दियों ने उसने मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के संबंध में इतिहासकार में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार उपरोक्त घटना को मानते हैं कि कईयों का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने स्वयं को ही बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुराव ने कुछ नहीं किया और गर्दियों ने उसे मारकर लाश के टुकड़े कर नदी में बहा दिए। लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला बचावा आज भी इस किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को बूताहा द मोस्ट हंटेड प्लेस माना जाता है। शनिवार वाड़ा किले में आग लग गई और कुछ दिन तक काबू में नहीं आई। इस आग में किले का अधिकांश हिस्सा जल गया, लेकिन आज भी इसके कुछ अवशेष शेष हैं। इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयानक थी। तो क्या लगता है इस किले में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं डीएस मिस्ट्री सीरीज की अगली रहस्यमय कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको आश्चर्य में डाल देगी। मेरा नाम सिद्धार्थ राजपूत है, हर्षित राजपुरोहित के साथ। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं इस कहानी पे। तो दोस्तों आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो भारत के असम राज्य के डिमा हाउसा जिले के एक गाँव जतिंगा से जुड़ी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जतिंगा भारत सहित विश्व भर के पक्षी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय स्थान है, क्योंकि यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में पक्षी आत्महत्या करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों जब आप सुबह उठकर घूमने निकलते हो और अचानक से आपको ढेर सारे पक्षी मरे हुए नजर आए तो आप क्या सोचोगे? शायद यही सोचोगे कि किसी प्राकृतिक आपदा ने इन्हें अपना शिकार बनाया है, या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन, या अधिक सोचोगे कि हवा में जहर है जिसके कारण ऐसा हुआ है, या फिर अधिकतम सोचेंगे कि शायद हवा में जहर है जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। इसके बाद अगर यही घटना साल के किसी खास महीने में होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है एक प्राकृतिक रहस्य मानकर इसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक रहस्य असम के एक बेहद खूबसूरत और छोटे से गांव
जतिंगा का है, जहां पर साल में एक बार एक साथ में कई पक्षी आत्महत्या करते हैं। यहाँ साल में एक बार एक साथ में कई पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। तो दोस्तों, लिटिल एग्रिड जैसे पक्षी इस तरह से मौत का शिकार होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्यों एक साथ इतनी संख्या में पक्षी आत्महत्या करते हैं। जतिंगा पक्षी आत्महत्या को लेकर अब तक कई खोजें हुई हैं और इसके पीछे कई तर्क भी दिए गए हैं, परंतु सच कहा जाए तो अब तक ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सहमत हो जाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रहस्य का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना के पीछे चुंबकीय शक्ति है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती है, रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब वह मधोसी में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वे आसपास के पेड़ पौधों और दीवारों से टकराकर मर जाते हैं। हालांकि स्थानीय निवासी इसे भूत प्रेतों की बाधा से जोड़े हुए हैं। हम जानते हैं जतिंगा वैली के बारे में। जतिंगा असम के उत्तरी कछार पहाड़ी में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत वैली है। यह क्षेत्र विशेषकर अपने नारंगी के बागों के लिए प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। साथ ही यहाँ पक्षियों के समूह में आत्महत्या करने के हादसे ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीने में यहाँ पक्षी की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षियों के आत्महत्या की घटनाएं देखी जाती है। यह घटना शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होती है। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि पक्षी समूह में यहाँ पर आत्महत्या करते हैं। वहीं इस आत्महत्या में कोई एक प्रजाति का पक्षी शामिल नहीं होता, बल्कि यहाँ मौजूद लगभग सभी प्रकार के प्रजाति के पक्षियों द्वारा ऐसा किया जाता है। इसमें किंगफिशर, टाइगर, बाइटन जैसी पक्षियों की प्रजाति शामिल है। किसी प्रकार की सत्यता का दावा नहीं करती। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया अपने विवेक और फिल्म देखें। फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है। फिल्म को पूरा देखकर अपनी राय दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे Red Rose Studio.
अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं तुझसे मिलने आऊंगा छोटे। कोई रास्ता निकाल। क्या सोच रहे हो अभी? मैं सोच रहा हूँ इस शीशे को तोड़ डाल। देख रहे हो इस दुनिया को, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमारे लालच और अंधविश्वास ने इसे ऐसा बना दिया। ये धरती भी किसी समय में इतनी सुंदर हुआ करती थी कि दूसरे ग्रहों पर भी इसकी बातें हुआ करती थी, पर इसको वीरान हम इंसानों ने ही बनाया था।
वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव में किसानों को खेतों में कार्य करते वक्त कुछ प्राचीन वस्तु मिलने लगी, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा होना बाकी था कि आखिर क्या मिला पुरातत्व विभाग को, जो भारत के इतिहास और पश्चिमी देशों की सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। मैं सिद्धार्थ राजपूत हर्षित राजपुरोहित के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। रेड रोड स्टूडियो। सन 2018 तकदीर के पास से फिर एक बार पलट गए, क्योंकि पिछली जगह से महज 100 मीटर दूर फिर से प्राचीन वस्तु मिलने लगी। इसके चलते पुरातत्व विभाग को सिनोनी की उत्खनन का कार्य फिर से प्रारंभ करना पड़ा। इस बार जो खुदाई में मिला वो भारत के इतिहास और पश्चिमी देशों की सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था, क्योंकि इस बार जो कंकाल मिले वो कोई आम कंकाल नहीं थे, बल्कि एक शाही परिवार के कंकाल थे, जिन्हें लकड़ी व तांबे से बने ताबूतों में दफनाया गया था। और ताबूत भी ऐसे जो चौपाई की तरह 4 पैरों पे खड़े थे, जिन्हें 3 mm से भी मोटी तांबे की परत से लपेटा गया था और पुष्प की जटिल नक्काशियाँ बनाई गई थी। और ताबूत के ऊपरी छोर पर सिंहधारी 8 व्यक्तियों के चिन्ह अंकित किए गए थे। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इन ताबूतों के पास लकड़ी व तांबे से बने अनोखे रथ रखे हुए थे, और रथ भी ऐसे जो रचना में काफ़ी अधिक अद्भुत और बनावट में आधुनिक दिखाई देते थे। एक निश्चित धुरा पर घूमने वाले उसके भारी पहिए लकड़ी की 3 परतों से मिलकर बने हुए थे, और जिन पर तांबे से सूर्य प्रकाश दिखने वाली नक्काशियाँ बनाई गई थी। रथ में बैठने की व्यवस्था अर्धवर्ताकार थी और रथ के ऊपर छत की भी व्यवस्था थी। इन सब से प्रतीत होता है कि जो कोई भी सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के समांतर काल में गंगा यमुना नदी के दोआब में सालों से फल फूल रही थी, जो कि अस्त्र शस्त्र में पारंगत होने के साथ साथ कला कौशल और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न सभ्यता थी। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो कोई भी सभ्यता थी वो महाभारत में वर्णित युद्ध सभ्यता से काफ़ी हद तक मेल खा रही है, जो कि उन योद्धाओं के रथ तलवारें और धनुष जैसे हथियारों से भी मेल खा रही है, जो कि उन योद्धाओं के रथ तलवारें धनुष जैसे हथियारों से भी मेल खा रही है। लेकिन अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भविष्य में उत्खनन से प्राप्त सटीक प्रमाण इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हालांकि इससे पश्चिमी देशों के इस दावे को खारिज किया जा सकता है कि भारत में घोड़े विदेश से आए थे और इसी वजह से वो हमारे पौराणिक ग्रंथों को काल्पनिक मानते थे। लेकिन इन रथों के आकार को देखते हुए ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने ना कि इन रथों को चलाने के लिए केवल घोड़ों का ही उपयोग किया गया होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता 4000 साल पुरानी है। आगे की जांच हमारे सामने इतिहास के और पन्नों को खोलेगी। और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे तुम चाहते हो। दर्द महसूस करो, दर्द को जानो। इस दुनिया को दर्द का एहसास होगा। भारतवर्ष जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, इसके पंख आक्रमणकारियों द्वारा काटे गए। सगाई के जो खोज है वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है स्वदेशिया। क्या है भारत का इतिहास जो पश्चिमी देशों ने बदल दिया? सीक्रेट्स ऑफ सनोली अभी देखिए रेड रोड स्टूडियो। ये वीडियो का शूट चल रहा है यहाँ पे। ये चिल्लर पार्टी बैठी हुई है यहाँ पे। हाय कर दो, हाय। ऑटोमेटिक ट्रेलर। सिंगर प्लीज चुप, प्लीज कीप साइलेंट। और शो क्रेन बनाइए, देख ले, बता चुके हैं वो शूटिंग। बंद कर लिया। लाल एक्स्ट्रा राइट इसके बाल उड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत ये है। ये देखिए, इसके पीछे की मेहनत ये है। मिलते हैं अगले सीन के बाद, तब तक के लिए बाय।
पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव में किसानों को खेतों में कार्य करते वक्त कुछ प्राचीन वस्तुएं मिलने लगी, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा होना बाकी था कि आखिर क्या मिला पुरातत्व विभाग को, जो भारत के इतिहास और पश्चिमी देशों की सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। मैं सिद्धार्थ राजपूत हर्षित राजपुरोहित के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड रोड स्टूडियो। सन 2018 तकदीर के पास से फिर एक बार पलट गए, क्योंकि पिछली जगह से महज 100 मीटर दूर फिर से प्राचीन वस्तुएं मिलने लगी। इसके चलते पुरातत्व विभाग को सिनोनी की उत्खनन का कार्य फिर से प्रारंभ करना पड़ा। इस बार जो खुदाई में मिला वो भारत के इतिहास और पश्चिमी देशों की सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था, क्योंकि इस बार जो कंकाल मिले वो कोई आम कंकाल नहीं थे, बल्कि एक शाही परिवार के कंकाल थे, जिन्हें लकड़ी व तांबे से बने ताबूतों में दफनाया गया था। और ताबूत भी ऐसे जो चौपाई की तरह 4 पैरों पे खड़े थे, जिन्हें 3 mm से भी मोटी तांबे की परत से लपेटा गया था और पुष्प की जटिल नक्काशियाँ बनाई गई थी। और ताबूत के ऊपरी छोर पर सिंहधारी 8 व्यक्तियों के चिन्ह अंकित किए गए थे। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इन ताबूतों के पास लकड़ी व तांबे से बने अनोखे रथ रखे हुए थे, और रथ भी ऐसे जो रचना में काफ़ी अधिक अद्भुत और बनावट में आधुनिक दिखाई देते थे। एक निश्चित धुरा पर घूमने वाले उसके भारी पहिए लकड़ी की 3 परतों से मिलकर बने हुए थे, और जिन पर तांबे से सूर्य प्रकाश दिखने वाली नक्काशियाँ बनाई गई थी। रथ में बैठने की व्यवस्था अर्धवर्ताकार थी और रथ के ऊपर छत की भी व्यवस्था थी। इन सब से प्रतीत होता है कि ये जो कोई भी सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के समांतर काल में गंगा यमुना नदी के दोआब में सालों से फल फूल रही थी, जो कि अस्त्र शस्त्र में पारंगत होने के साथ साथ कला कौशल और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न सभ्यता थी। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो कोई भी सभ्यता थी वो महाभारत में वर्णित योद्धा सभ्यता से काफ़ी हद तक मेल खा रही है, जो कि उन योद्धाओं के रथ, तलवारें और धनुष जैसे हथियारों से भी मेल खा रही है, जो कि उन योद्धाओं के रथ, तलवारें, धनुष जैसे हथियारों से भी मेल खा रही है। लेकिन अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भविष्य में उत्खनन से प्राप्त सटीक प्रमाण इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हालांकि इससे पश्चिमी देशों के इस दावे को खारिज किया जा सकता है कि भारत में घोड़े विदेश से आए थे और इसी वजह से वो हमारे पौराणिक ग्रंथों को काल्पनिक मानते थे। लेकिन इन रथों के आकार को देखते हुए ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने ना कि इन रथों को चलाने के लिए केवल घोड़ों का ही उपयोग किया गया होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता 4000 साल पुरानी है। आगे की जांच हमारे सामने इतिहास के और पन्नों को खोलेगी। और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
किसी प्रकार की सत्यता का दावा नहीं करती। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया अपने विवेक और फिल्म देखें। फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है। फिल्म को पूरा देखकर अपनी राय दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे रेड रोज स्टूडियो। ये क्या था? चलो मैं नहीं जाऊंगा यार। भूख लगी है यार। मैं करता हूँ। रुको, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मैं भी साथ चलता हूँ। मैं तुझसे मिलने आऊंगा छोटे।
इसे यहीं रहने दो, हम चलते हैं। तो अपना ध्यान रखना। यहाँ पे तो शीशा है। चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता निकाल। क्या सोच रहे हो अभी? मैं सोच रहा हूँ इस शीशे को तोड़ डाल। देख रहे हो इस दुनिया को? ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमारे लालच और अंधविश्वास ने इसे ऐसा बना दिया। ये धरती भी किसी समय में इतनी सुंदर हुआ करती थी कि दूसरे ग्रहों पर भी इसकी बातें हुआ करती थी। पर इसको वीरान हम इंसानों ने ही बनाया था।
महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यास से डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जो भी रात में निकलता है उन्हें डायने अपने वश में करके उनका खून पीकर खुद को अमर करती है। माना जाता है कि यह डायनों का इलाका है। यहाँ पर इंसानों का कदम रखना भी मुमकिन नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ डीएस मिस्ट्री के एक नई रहस्यमयी कहानी में। मेरा नाम सिद्धार्थ राजपूत है, हर्षित राजपूत के साथ। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। अगर आप कभी इस गांव में गए और आपसे किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी भी चूक होती है तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगी। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ के किसी पेट में कील डालकर देख लीजिए, मौत से आपका सामना जरूर हो जाएगा। इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पहले एक डायन रहा करती थी जिसने गांव की लड़कियों की आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। आज वही लड़कियों की आत्माएं इस डायन के साथ मिलकर इंसानों का खून पीती है और खुद को अमर रखती है। यह गांव का वही इलाका है जहां पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध है। न जाने कब वो कहां से डायने उन पर हमला कर दे और उन्हें मार डाले। अभी तक यहां पर कुल 42 मामले आ चुके हैं जिनमें पुरुष लापता हो गए थे। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि उन इंसानों को उन डायनों ने मार डाला है तो उनका खून पीकर खुद को अमर करती है। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध है। कहा जाता है कि पेड़ों पर डायनों का घर है। एक बार उस गांव के व्यक्ति के द्वारा एक पेड़ काटने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से ये कहा जाता है कि पेड़ों पर डायनों का बसेरा है और जो कोई भी उनके पेट को काटता है डायने उन्हें मार डालती है। यहाँ पर एक और रहस्य की बात यह है कि यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली में एक काली कोठरी है। जो कोई भी उस काली कोठरी में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। न जाने ये कौन सा रहस्य छुपा है इस कोठरी के पीछे। ये पूछने वाले खंडर न जाने कौन से राज अपने सीने में दफन करके रखा है। आज तक इस बात का पता किसी को नहीं चला है। यह भी एक रहस्य बना हुआ है कि उस कोठरी में आखिर ऐसा क्या है जो इंसानों की जान ले रहा है। डायनों को वश में करने के लिए बाहर से तांत्रिकों को भी बुलाया गया पर वो भी इस काम में नाकाम रहे। लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की भी जान चली गई। अब तांत्रिक उन डायनों को अपने वश में करने से घबराते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता है। लोग अपने घरों में ही रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने अनुभव किया कि जब वो रास्ते पर चल रहे होते हैं तब उन्हें पीछे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर जब वे पीछे मुड़ते हैं तब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। न जाने ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। ये रहस्य बना हुआ है। क्या सच में उस गाँव में डायनी रहती है या सिर्फ ये अंधविश्वास है? लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़े रहें रेड रोज स्टूडियो। Red Rose Studio.
उत्तरी भारत में गंगा यमुना नदी के दोआ में स्थित सिनोनी गांव, जो कि दिल्ली से महज 67 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा है। इस गांव के आसपास पुरातत्व विभाग के द्वारा कई ऐतिहासिक गांवों में उत्खनन जारी है। हम आपका स्वागत करते हैं डीएस मिस्ट्री सीरीज की एक नई रहस्यमय सीरीज सिनोली में। मैं सिद्धार्थ राजपूत हर्षित राजपूत के साथ। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित सिनोनी गांव में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरत में डाल दिया है। आखिर ऐसा क्या मिल गया इस गांव में? यह बात है सन 2005 की, जब इस गांव के किसानों को खेत में कार्य करते समय प्राचीन बर्तन मिले। देखते ही देखते ये खबर मीडिया में फैल गई और पुरातत्व विभाग के डॉक्टर DV शर्मा की निगरानी में यह उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। महज 2 साल चले इस उत्खनन के कार्य में 100 से अधिक कंकाल मिले, जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष के कंकाल शामिल हैं। यह कंकाल उत्तर पश्चिम की ओर सर, दक्षिण पूर्व की ओर पैर कर दफनाए गए थे। आखिर इन कंकालों को इस पोजीशन में क्यों दफनाया गया था, इस रहस्य का कोई खुलासा नहीं हुआ है। जहाँ पर पुरुषों के कंकाल पूर्ण रूप में मिले हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के कंकाल विशेष रूप में अपूर्ण मिले हैं। महिलाओं के सभी कंकालों में यह देखा गया है कि उन्हें पैरों के नीचे एंकल से काट कर दफनाया गया है। आखिर उन्हें ऐसे क्यों दफनाया गया? शायद उनकी यह कोई प्रथा होगी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। इन सभी कंकालों के साथ मिट्टी और तांबे के बर्तन, कठोर सोने के कंगन, तांबे की चूड़ियाँ और मन के आदि प्राप्त हुए और साथ ही भारी मात्रा में तांबे से बने हुए उन्नत किस्म के हथियार प्राप्त हुए हैं। यह अनुमान लगाया गया कि यह कोई मामूली सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक योद्धा सभ्यता थी, जिसमें महिलाओं के बैरियल में भारी मात्रा में हथियार मिले, जिससे यह माना गया कि 4000 साल पहले महिलाएं भी पुरुषों के समान योद्धा रही होगी। इनके हथियारों में तांबे से बनी 2 नोक वाली तलवार, जिसे एंटीना स्वार्ड भी कहते हैं, और साथ ही में तीर धनुष, तांबे से बना मुकुट, लकड़ी और तांबे से बना कवच भी मिला है। तो आखिर ये लोग कौन थे? इस बात को लेकर इतिहासकारों के बीच में बहस छिड़ी हुई थी, पर तभी पुरातत्व विभाग ने इस स्थल को अत्यंत स्थल घोषित करके इसके उत्खनन के कार्य को बंद कर दिया। लेकिन इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिनोली गांव में उस स्थल से 100 मीटर दूर फिर से प्राचीन वस्तुएं मिलने लगी, जिसके बाद 2018 में पुरातत्व विभाग को इसके उत्खनन का कार्य पुनः प्रारंभ करना पड़ा। और इस बार खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आखिर क्या था वो जो भारत का इतिहास बदलने वाला था? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए रेड रोज स्टूडियो पर। अगर आप इस सीरीज का अगला एपिसोड सबसे पहला देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रेड रोज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए और हमारे हौसले को भी।
7 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ कई सौ खोपड़ियाँ देखी जा सकती है। रूपकुंड को रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं। यह झील 2 मीटर गहरी है और हर साल यहाँ कई ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। स्थानीय लोग इसे देवी का प्रकोप भी मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चम्बी झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए। इस झील में आपको सिर्फ कंकाल ही कंकाल देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे पहले नर कंकालों की खोज 1942 में रेंजर एच माधवल ने की थी। स्थानीय लोग इस झील में नर कंकाल के मिलने की वजह नंदा देवी का प्रकोप मानते हैं और तो और वे इस झील की पूजा भी करते हैं। यहाँ नर कंकाल हर उम्र और आकार के हैं। कुछ नर कंकाल की लंबाई 10 फीट से भी ज़्यादा है। इस झील में पानी में सैकड़ों कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 900 साल पहले यहाँ इतनी ओलावृष्टि हुई कि यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। कंकालों की डीएनए जांच से यह साबित हुआ कि ये हड्डियाँ लगभग 900 साल पहले की हैं। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों कंकाल झील में पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इतने सारे नर कंकाल यहाँ होने की वजह से ही झील का नाम कंकाल झील रखा गया है। स्थानीय लोगों के माने तो एक बार एक राजा जिसका नाम धावल था नंदा देवी के तीर्थ यात्रा पर निकला। राजा को संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने का मना किया जैसा कि तय था। इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह में देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को सबीर के साथ खत्म कर दिया गया। मिले अवशेषों से कुछ चूड़ियाँ और अन्य गहने भी मिले, जिससे पता चलता है कि इस समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। ये थी कंकाल झील की कहानी। अभी तक किसी को भी नहीं पता कि इतने कंकाल कहाँ से आए। बहुत सारी किंवदंतियाँ इस पर बनी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई इस मौत की झील को नहीं पहचान पाया है। कई वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य की जानने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इसके बारे में बहुत सारे तथ्य भी दिए जाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ उनकी संतुष्टि के लिए ही सही है। हकीकत में आज भी इस झील में इतने कंकालों का मिलना काफ़ी डरावना अनुभव कराता है। यहाँ बहुत लोग इसे देखने के लिए भी जाते हैं।